साथियों, मैं पलमेश तेलंग आरएएस प्रीलिम एग्जामिनेशन की तैयारियों के फिनिशिंग टच के लिए उपस्थित हूँ और अभी हम भारत का इतिहास इस विषय पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में हम इस समय जो तीसरा भाग है मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का इतिहास, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले व्याख्यान में जैसा हमने बताया कि गांधी जी का उद्भव भारतीय राजनीति में होता है और जैसा आपने बताया कि 1920 में गांधी जी ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार की और संगठन का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। और इस क्रम में ही मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस का भी पुनर्मिलन हुआ, संगठन हुआ और बहुत कुछ गांधी जी का रोल इसमें शुरू हो गया। तो गांधी जी का चूंकि पूरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा स्थान है, इसलिए हम गांधी जी पे थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी, इनके प्रारंभिक जीवन की बात बताएं तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था और लंदन में इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और 1898 में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल नेटाल एक स्थान है, उसमें एक कानूनी फर्म में ये काम करने गए थे। अब दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने देखा कि वहाँ यूरोपियों और गोरे लोगों द्वारा रंग भेद की नीति अपनाई जाती है। गोरे और कालों का भेद वहाँ दक्षिणी अफ्रीकी लोगों के साथ यूरोपीय लोग करते थे। तो उसके बाद एक वो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन की घटना होती है कि प्रथम श्रेणी का टिकट है और फिर भी प्रिटोरिया की यात्रा के दौरान गांधी जी को रेल के डब्बे से उतर जाने के लिए कहा गया। ये रंग भेद का घटना उनके दिल पे बड़े चोट कर गई और उसके बाद इन्होंने, गांधी जी ने इस रंग भेद से बड़ी नाराज होकर एक आंदोलन शुरू करने का विचार किया और उसके बाद उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका से शुरू होता है। तो संघर्षों का जो उदारवादी चरण था इनका, वो 1894 से 1906 तक चला मोटे तौर पर। इसमें इन्होंने याचिकाएं, समाचार पत्र, ब्रिटेन अधिकारियों को पत्र लिखना और रंग भेद के खिलाफ अपनी बात रखना, गांधी जी ने इशारा किया। और 1894 में ही गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की और फिर इंडियन ओपिनियन 1903 में हुआ। तो एक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन जो हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में गांधी जी ने शुरू किया। और सत्याग्रह शब्द जो है गांधी जी के साथ, यह शब्द पहली बार 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र में आया था। यह भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सत्याग्रह का सबसे पहले उपयोग 1903 में हुआ। फिर फिनिक्स आश्रम 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और अपनी पहली पुस्तक इंडिया होम रूल, इंग्लिश में लिखी गई थी, वो प्रकाशित की। और इस आश्रम में उनकी कुटीर को सर्वोदय कहा जाता था। तो सर्वोदय का भी हवाला आता है फिनिक्स आश्रम 1904 से। ये गांधी जी का उदारवादी चरण था संघर्ष का, जिसमें उन्होंने सड़क पर नहीं उतर के, कहना चाहिए मोटे मोटे तौर पर, समाचार पत्रों, याचिकाओं, पत्रों, इनके मार्फत से अपना रंग भेद के, विशेष तौर पर रंग भेद के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया था। अब आप देखिए 1906 से लेकर 1914, 8 साल का अगला जो कार्यकाल था उसमें अहिंसात्मक प्रतिरोध और सत्याग्रह, गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सिद्धांत दिया, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए 1906 से 1914 में यहां से प्रारंभ होता है इनका अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण। और सत्याग्रह का मतलब ये उन्होंने कहा कि निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा को अपनाया जाए। सविनय अवज्ञा के कानून को नहीं मानना, लेकिन सविनय
उत्पाती ढंग से नहीं, सविनय अवज्ञा माने सत्याग्रह करें, सत्य के लिए आग्रह करें। ये जो सविनय अवज्ञा है, इसको उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया। और फिर कई मुद्दे थे जिनके खिलाफ सत्याग्रह अभियान चला। गांधी जी का ये सत्याग्रह अभियान चलते चलते सत्याग्रह की तकनीक में उन्होंने मूल सिद्धांत ही शामिल किए। 3 मूल सिद्धांत सत्याग्रह में लिए कि एक तो सत्य, एक अहिंसा और फिर सत्याग्रह। ये गांधी जी की तकनीक थी कि इन 3 के आधार पर हम कोई भी बात अपनी मनवा सकते हैं। तो सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पे वो चले। फिर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। भारत इनकी वापसी हुई थी जनवरी 1915 में। 1915 में वो लौटे और फिर उन्होंने देश का दौरा किया। इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने इनको बहुत कुछ गाइड किया और फिर पूरे देश का गांधी जी ने दौरा किया। अच्छा, उस समय जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी बेसिकली होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसके दौरान ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल था। तो उन्होंने, गांधी जी ने फिर राष्ट्रवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये कहा कि अहिंसक जो सत्याग्रह का दर्शन है उसको अपनाया जाए। तो 3 संघर्ष गांधी जी के बड़े मशहूर हुए हैं। एक 1917 और 18 के दौरान वे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में 3 संघर्षों में शामिल हुए। चंपारण के सत्याग्रह की मैं बात करूं, 1917 का प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का। सत्याग्रह का जो प्रयोग हुआ है, सत्याग्रह पे जो प्रयास किए गए, वो प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था चंपारण का 1917 में। और फिर इसमें चंपारण यात्रा है, जगह जगह घूमे, लोगों को जागरूक किया। और उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है। उसमें अहमदाबाद सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। और गांधी जी में कि भारत में ये पहली भूख हड़ताल थी। ये भी प्रश्न बनता है कि भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद सत्याग्रह के अंतर्गत अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में की गई थी। वह भूख हड़ताल भी सत्याग्रह का ही स्वरूप था। तो मजदूरों का जो संघर्ष था, उसमें मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों को जो प्लेग का बोनस बंद कर दिया था अंग्रेज सरकार ने, उस मुद्दे पर मजदूरों का साथ दिया। और ये जो बोनस बंद करना चाहते थे मिल मालिक लोग, उसमें विरोध में इन्होंने ये सत्याग्रह किया था। उसके आगे और चलते हैं। गांधी जी का एक सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ और ये भारत में उनका पहला असहयोग आंदोलन था। अभी तक उनका सविनय अवज्ञा थी, सत्य पे आग्रह के लिए सत्याग्रह था, हड़ताल थी। अब ये असहयोग आंदोलन पे गांधी जी उतरते हैं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह से। यहाँ किसानों की मांग का आंदोलन चल रहा था। 1918 में सूखे और बाद में फसल के खराब होने के कारण गुजरात का जो खेड़ा जिला है, उसके किसान राजस्व कर के निलंबन की मांग कर रहे थे कि राजस्व कर अभी नहीं दें, क्योंकि यहाँ इतना फसल खराब हो गई है, सूखा हो गया है। और सरकार उस मांग को नहीं मान ली थी। तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में उन किसानों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किया। तो उसके पश्चात आप देखिए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है और भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 पिक्चर में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अंग्रेजों द्वारा किया गया एक सुधार था, इसलिए कि अंग्रेज भी समझने लगे थे कि भारतीयों का विरोध बढ़ता जा रहा है, तो इनकी कुछ मांगों को माना जाए। तो ये सुधार अंग्रेजों द्वारा 1921 में लागू हुआ था। अच्छा, मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। वायसराय और सचिव के मिलकर ये जो नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस सुधार में केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत
वर्ष 1926 और 1945 में हुए थे। और इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय होने का प्रावधान था। ये कुछ उस सुधार में अंग्रेजों ने इनको भारतीयों को मनाने की और खुश होने की प्रयास किए थे। चलिए, तो इस भारत सरकार अधिनियम 1919 की बार बार चर्चा आती है, इसके बारे में भी बता दें। ये अंग्रेजों ने एक भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 3-4 चीजें मुख्य रखी थी। एक तो था प्रांतीय सरकार विधायी, है ना, प्रांतीय सरकारों को उन्होंने महत्व दिया। फिर विधानमंडल के द्विसदन विधायिका की शुरुआत की गई। जैसे आज हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, इसी तरह से विधानमंडल की प्रावधान इन्होंने इस अधिनियम में दिया। और प्रांतीय सरकार का विधायक दिया। जैसे अभी राज्यों में विधानसभा हुआ करती है, ये कंसेप्ट उस समय आया। प्रांतीय सरकार कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव है, ये इसका भी कुछ प्रावधान दिए गए इस अधिनियम में। और केंद्र सरकार की जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव है, उसका भी कुछ प्रावधान इस अधिनियम में दिए गए। तो ये भारत सरकार अधिनियम था। कांग्रेस ने जो प्रतिक्रिया की, इसमें बॉम्बे अधिवेशन हुआ था 1918 में, हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था। और उसमें कांग्रेस ने ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं, उन सुधारों को निराशाजनक भी कहा और असंतोषकारी भी कहा। और इसके बजाय प्रभावी स्वशासन, हमारा अपना शासन हो, इसकी मांग की थी 1918 में। तो एनी बेसेंट का भी इसमें रोल था। एनी बेसेंट ने आलोचना की थी। एनी बेसेंट ने सुधारों को इंग्लैंड द्वारा पेश करने और भारत द्वारा स्वीकार करने के लिए अयोग्य पाया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का समर्थन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सरकार के इनको प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। इस प्रकार देश में माहौल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के पक्ष में भी था, विपक्ष में भी था। इसी बीच में आप देखिए, एक और ऐतिहासिक घटना होती है। वो एक महान ऐतिहासिक घटना ये होती है कि अंग्रेज सरकार ने 1919 में एक रोलट एक्ट लाए। रोलट एक्ट अधिकृत रूप से अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम है ना। अराजकता करना है, कोई अपराध करना है, उसके लिए ये रोलट एक्ट आया। इसमें बिना वारंट गिरफ्तारी का प्रावधान था। सरकार को अधिकार दिया कि कोई वारंट नहीं, हमें लगता है कि आप अराजकता फैला रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो गांधी जी को और अन्य लोगों को ये बड़ा दमनकारी एक्ट लगा कि इतना भी हक नहीं है किसी को कि उसको मालूम पड़े कि मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार रोलट एक्ट में जो आया, इससे बड़ा जन आंदोलन और ज्यादा उद्वेलित हुआ। तो रोलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया गांधी जी ने, और वो प्रथम उनका जन आंदोलन था। हमने प्रथम जन सत्याग्रह की बात की, अब प्रथम जन आंदोलन जो है, पब्लिक को जहां मोटिवेट करना है, गांधी जी का प्रथम आंदोलन होता है रोलट एक्ट के विरुद्ध। और गांधी जी ने रोलट एक्ट को काला कानून कहा और भारतीय स्तर पर कहा कि आओ सभी लोग इसका सामूहिक विरोध करें। तो सत्याग्रह सभा का एक गठन हुआ फरवरी 1919 में। गांधी जी ने उस सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और होम रूल्स लीग्स और पैन इस्लामिस्ट के युवा लोगों को भी उसमें शामिल किया। यानी रोलट एक्ट के बहाने, रोलट एक्ट के क्रम में हिंदू और मुस्लिम युवाओं का संगठन गांधी जी के आह्वान पर बनता है। और फिर प्रतिरोध का तरीका ये होता है कि देशव्यापी हड़ताल होती है, उसके साथ साथ उपवास लोग करते हैं, भूखे रहकर प्रार्थना करते हैं, मैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं और कहते हैं कि गिरफ्तार करो, गिरफ्तारियां होती हैं। सत्याग्रह का प्रारंभ 6 अप्रैल 1919 को शुरू किया गया था।
इस दिनांक को याद रखिए। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह का प्रारंभ होता है। और उसके बाद एक और बड़ा कांड होता है इस देश में, जलियांवाला बाग नरसंहार कांड, 13 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, चूंकि वो जन आंदोलन में लगे हुए थे। और उसके बाद 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेता जो लोग थे, जैसे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद निषेधात्मक आदेशों से, जो लोगों को रोकने का आदेश था, उससे लोगों को मालूम नहीं था कि कोई यहाँ पर इकट्ठे होने में सरकार की मनाही है। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग एक स्थान है, वहाँ भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और इन गिरफ्तारियों का विरोध कर रहे थे, गांधी जी और इन लोगों की, नेताओं की। तभी वहाँ अंग्रेज सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर वहाँ पहुँचते हैं और बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज में डाले बगैर निर्दोष भीड़ पर गोलीबारी का आदेश जनरल डायर ने दे दिया। उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और फिर इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो अंग्रेज सरकार ने उन्हें दी थी, विरोध में उन्होंने लौटा दी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। गांधी जी ने बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जो दी गई एक उनको उपाधि थी, केसरे हिंद, गांधी जी ने भी उस उपाधि को लौटा दिया और इस प्रकार अपना विरोध जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरुद्ध इन दोनों ने किया। फिर गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। तो जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने भी हिंसा की और विरोध में जनता भी हिंसक हुई थोड़ी बहुत। तो गांधी जी ने कहा कि इस सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। 1919 18 अप्रैल को आंदोलन वापस ले लिया। और ऊधम सिंह एक जो थे, ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। जलियांवाला बाग का बदला लंदन में जाके लिया गया ऊधम सिंह ने 1940 में, और इसमें ऊधम सिंह को इस हत्या के लिए फांसी दी गई। 1919 का जलियांवाला बाग कांड और डायर से बदला लिया गया इतने वर्षों बाद 1940 में। चलिए, फिर 14 अक्टूबर 1919 आता है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए एक हंटर्स आयोग सरकार बनाती है और इस आयोग में 3 सदस्य भारतीय भी थे। और इस तरह की क्षतिपूर्ति अधिनियम आता है, लेकिन इस आयोग ने डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की। तो जो सी शंकरन नायर थे, एकमात्र भारतीय सदस्य उस वायसराय परिषद में, उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। ये पूरा जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट का सामूहिक प्रभाव इस देश का था। चलिए, एक आंदोलन की और बात करूं मैं अंग्रेजों के खिलाफ, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ये खिलाफत का मतलब विरोध। तो एक ये जन आंदोलन हुआ 1919 से 1922, 3 वर्ष तक भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया गया। और कारण वही था, रोलेट एक्ट से नाराजगी, पंजाब में मार्शल लॉ जो सरकार ने लागू किया उससे नाराजगी, और पंजाब में जो अत्याचार हुए उससे नाराजगी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की प्रणाली से नाराजगी। ये सब कारणों से खिलाफत एक आंदोलन चला। और खिलाफत के मुद्दे में दुनिया भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को, तुर्की का सुल्तान था, उसको दुनिया भर के मुसलमान तब अपना आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे। और उन्होंने मांग की कि खलीफा मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखें, और फिर उनका रोल भी हो इस खिलाफत आंदोलन में, मुसलमानों की मांग हुई। तो ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन खलीफा को उनके पद से हटा दिया था,
तो 1919 की शुरुआत में ही अली बंधु अली बंधु दो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, और मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहनी, उनके नेतृत्व में फिर ये खिलाफत समिति का गठन किया गया। क्योंकि खिलाफत समिति इन सारे भारतीय घटनाक्रम से तो नाराज था ही, और जो हमने चर्चा की कि खलीफा पद पे हटा दिया था उनको, उस हटाने से भी नाराज थे। तो खिलाफत आंदोलन भी इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ चला। खिलाफत आंदोलन में भी असहयोग कार्यक्रम हुए और बहुत सारे विरोध तरीके हुए। आंदोलन का प्रसार प्रचार काफी हुआ। फिर गांधी जी ने इन अली बंधुओं मुसलमानों का साथ लेके पूरे देश का दौरा किया और हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ने का आह्वान होने पे छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। और 1920 में, आप देखिए 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई। आज भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो है 1920 में उस जामिया मिलिया इस्लामी की स्थापना हुई थी। और 1921 में काशी विद्यापीठ के साथ साथ गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की गई। ये हिंदू और मुस्लिमों को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, आंदोलन करने के लिए ये शिक्षा के संस्थानों का भी स्थापना की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ। और इस आंदोलन का असर ये हुआ कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी आर दास, ये जो वकील थे, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, सार्वजनिक स्थलों को जलाया गया, विदेशी शराब और सामान देने वाली दुकानों पर धरना देकर उनको बंद कराया गया। और इस तरह से जन आंदोलन पूरे देश में फैलता है। तो सरकार की प्रतिक्रिया भी होती है कि सरकार ने दमन करने के लिए गोलीबारी, लाठीचार्ज, और उसमें कई लोगों की जान गई। कांग्रेस और खिलाफत के जो संगठन थे उनको गैर कानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया है अंग्रेज सरकार द्वारा। सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुल मिलाकर अंग्रेजों का दमनकारी जो अभियान था वो भारतीयों के खिलाफ चला। इसी के संग एक और कांड बड़ा मशहूर हुआ, उसको कहते हैं चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड में क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 पुलिस ने शराब की बिक्री और जो खाद्यान्न थे कि उसके मूल्य में हुई वृद्धि के खिलाफ जो स्वयंसेवक लोग विरोध कर रहे थे, तो पुलिस ने 5 फरवरी 1922 को इन लोगों को पीटा, इनके नेता को भी पीटा। और फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 3000 किसानों के एक कांग्रेस जुलूस पर गोलीबारी कर दी। तो जिस तरह से जलियांवाला वाले बाग में गोलीबारी हुई, चोरी चोरा में कांड ऐसा हो रहा है कि गोरखपुर में 3000 किसानों पर गोलीबारी होती है। तो इससे बदला लेने के लिए भीड़ बहुत नाराज हुई और उन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी। उस आग में 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। तो गांधी जी ने आंदोलन को, जो हिंसक होता जा रहा था, उसको देखते हुए तुरंत ही असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी का सैद्धांतिक ये पक्ष आता है इसमें कि वो सत्याग्रह और अहिंसा पे विश्वास करते थे। तो उनका ये कहना था कि बावजूद इसके कि अंग्रेजों ने आप पे जुल्म किया है, लेकिन पुलिस थाने को घेरना, पुलिस कर्मियों को आग लगा देना, ये गलत है। और गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन की को वापस लेने की घोषणा कर दी। इसके बाद जैसा हमने बताया कि 12 फरवरी 1922 आती है। 5 फरवरी को नेता को पीटा जाता है। क्रम में पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। तो 12 फरवरी 1922 यानी 5 फरवरी से 7 दिन बाद कांग्रेस कार्य समिति की बड़ोली गुजरात एक जगह है, वहां बैठक होती है और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। अब मार्च 1922 आता है, एक महीने बाद, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 साल की सजा सुनाई दी जाती है। तो ये गांधी जी का असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह पर उनका व्यू था। गांधी जी को हमने थोड़ा विस्तार से इसलिए दिया ताकि उनकी जो राजनीतिक दर्शन है उसका
आपको आइडिया हो सके। चलिए, इसके बाद हम आते हैं स्वराज के लिए संघर्ष। अब देखिए, संघर्ष बिल्कुल खुल के हो गया कि अंग्रेजों, भारत छोड़िए आप, और हमारा स्वराज होना चाहिए, खुद का राज होना चाहिए। इसमें हम कार्यकाल बात करते हैं 1925 से लेके 1939 तक, 25 से 39 तक। तो कांग्रेस का जो खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी, एक नई पार्टी का नाम आता है स्वराज पार्टी। चोरी चोरा कांड आपको बताया है, गांधी जी की उसके बाद गिरफ्तारी बताई, असहयोग आंदोलन का स्थगन बताया, और फिर जो राष्ट्रवादी खेमा था उसमें बिखराव हो गया। गांधी जी के भी लोग विरोध में हो गए कि उन्होंने इतना जमा जमाया आंदोलन को विड्रॉ कर लिया, ले लिया वापस। उग्रवादी लोग उनसे नाराज हुए, और राष्ट्रवाद का जो दो पक्ष थे, उग्रवादी और उदारवादी, उसमें बिखराव आ गया। तो कांग्रेस के भीतर दो खेमे उभर जाते हैं। एक तो होता स्वराजवादी, जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इन्होंने स्वराजवादी ये लोग थे, इनकी एक अलग पॉलिसी हुई। और एक परिवर्तन विरोधी थे जो सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम अंसारी, उनके नेतृत्व में ये जो परिवर्तन विरोधियों थे, इन्होंने विधान परिषदों में प्रवेश का विरोध किया और रचनात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने और बहिष्कार और असहयोग जारी करने की वकालत की। तो स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी, ये कांग्रेस के दो खेमे बन जाते हैं। फिर घटनाक्रम चलता है, गया अधिवेशन होता है 1922 में। फिर गांधी जी का दृष्टिकोण जब पूछा गया, तो फरवरी 1924 में कुछ अपने स्वास्थ्य के कारणों से जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों का समर्थन किया। स्वराजवादी मतलब ये कि अब हमारा स्वराज होना चाहिए। गांधी जी जेल से रिहा होते हैं स्वास्थ्य कारणों से, और स्वराजवादियों का फिर समर्थन करते हैं। इस प्रकार स्वराज पार्टी बहुत उभर के सामने आती है। मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों का फिर प्रचार होता है। मार्क्सवाद का कंसेप्ट भी भारतीय राजनीति में तब आता है जो युवा राष्ट्रवादी थे, और उन्होंने इसको थोड़ा सा पनपाया, मार्क्सवादी और समाजवादी विचारों को। और इसके बाद फिर किसान आंदोलन होते हैं, व्यापार संघ आंदोलन का विकास होता है। और आप देखिए कि अभी जो हम देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, ये मजदूरों का एक बहुत बड़ा संघ है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, इसकी स्थापना 1920 में हुई। उसी क्रम में हुई ताकि मजदूर लोगों को भी एकत्र किया जा सके। तो लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे एटक के, और फिर इस व्यापार संघ का आंदोलन एटक के मार्फत से भी देश में आंदोलन और पनपा। इसके बाद पंजाब, यूपी, बिहार, पूरे देश में ही ये कार्रवाइयां होती हैं विरोध की। अब इसी बीच में आप देखिए काकोरी डकैती, काकोरी डकैती, ये भी एक बड़ा मशहूर किस्सा हुआ है। अगस्त 1925 में लोगों ने क्या किया, लखनऊ के पास काकोरी में एक स्थान है काकोरी, एक रेलगाड़ी को रोककर उसमें सरकारी जो खजाना जा रहा था वो खजाना को लूट लिया। तो लूटने के बाद सरकार ने कई नेताओं को गिरफ्तार किया, लंबी कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास दिए, और चार देश प्रेमी, चार आंदोलनकारी थे, बिस्मिल, अशफाक अल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिरी को फांसी दे दी गई। इस प्रकार ये काकोरी डकैती हुआ। एक हत्याकांड यहां और हुआ, सॉन्डर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928 को होता है। उसमें क्या होता है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन्होंने एक पुलिस अफसर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। और सॉन्डर्स वो अफसर था जिसने लाहौर में जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन, उसका जो विरोध कर रहे थे भारतीय लोग, उन पे लाठीचार्ज का आदेश दिया था। और उसमें लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी, और थोड़े दिन बाद चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो एक तरह से वो जो साइमन कमीशन के विरोध में
लाला लाजपत राय को खोया था, उससे नाराज होकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और चंद्र राजगुरु ने इस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये कांड भी बड़ा मशहूर है। तारीख याद रखिए 17 दिसंबर 1928। एक चीज उसके बाद एक और बड़ा विस्फोटक कांड होता है। देखिए ये सब की चर्चा हम दोनों इसलिए कर रहे हैं कि दोनों प्रकार का विद्रोह इस देश में चला। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसक आंदोलन चला और उग्रवादी आंदोलन भी चला है, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी डकैती कांड, सैंडर्स हत्याकांड, जलियांवाला कांड और आपके वो किसान आंदोलन के तहत सैंडर्स पुलिस थाने को आग लगाना, पुलिस अफसरों का हत्या करना, ये उग्रवादी घटनाएं हुई। इसके क्रम में एक और बड़ा बम विस्फोट होता है, केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट। केंद्रीय विधानसभा जहां बहुत टॉप लेवल के विधानसभा के का जो कक्ष होता है, उसमें एक बम विस्फोट किया जाता है 8 अप्रैल 1929। तारीख याद रखिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में, दो बिलों का विरोध करने इन दोनों नेताओं ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, इस बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। और ये बम इसलिए फेंका गया था कि वो जो बिल आए थे, वो बिल नागरिकों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए उसमें प्रावधान थे। तो इनको नाराजगी थी कि आप नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों को कम कर रहे हैं। अब उस क्रम में आप देखिए 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को एक लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये घटना भी इंपॉर्टेंट है, डेट 23 मार्च 1931, तीनों को फांसी दी गई। और दिसंबर 1929 आता है, उसमें दिल्ली के पास वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को ही उड़ाने की घटना होती है। उसमें आज़ाद शामिल होते हैं और ये भी एक उग्रवादी इस तरीके से अंग्रेजों का विरोध था। उधर बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं। चटगांव शस्त्रागार छापा है। चटगांव में शस्त्रागार जो था, शस्त्रों का आगार, स्टोर जहां होता है, उस पर अटैक होता है। उसके बाद आप देखिए इतना जब विद्रोह हुआ तो लंदन से, ब्रिटेन से एक साइमन कमीशन आता है। ब्रिटिश सरकार एक साइमन कमीशन को भेजती है और उसके साथ ही भारतीय वैधानिक आयोग 1927 पिक्चर में आता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था, जिसकी हमने अभी चर्चा की, उसमें एक प्रावधान था। क्या प्रावधान था कि 10 साल बाद इसके कामकाज की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने एक 7 सदस्यीय भारतीय वैधानिक आयोग, जिसका नाम साइमन कमीशन था, उसको नियुक्त किया। लेकिन इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे और एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ये साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए बनाया गया और ये साइमन कमीशन फिर ब्रिटिश सरकार को ये सिफारिश करने वाला था कि क्या भारत आगे अन्य सुधारों के लिए तैयारी है या सुधार किस प्रकार का होना चाहिए। तो साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध होता है और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। उसका देश भर में विरोध होता है, हड़तालें होती हैं, जनसभा होती हैं, काले झंडे प्रदर्शन होते हैं और साइमन गो बैक जैसे नारों के साथ उनको फैस किया जाता है। उस पर पुलिस प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटती है। लाला लाजपत राय के सीने में गंभीर चोट आती है और उस क्रम में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो साइमन कमीशन भी बड़ा दमनकारी कमीशन था और उसकी जो सिफारिशें थी, उस सिफारिशों से भारतीय लोग बहुत बुरी तरह से
नाराज थे उस समय के नेता लोग। यहाँ तक हम पहुँचते हैं और ये उग्रवादी और उदारवादी आंदोलन की जो चर्चा हमने की, उससे आइडिया लगता है कि उस समय देश का जो स्वतंत्रता आंदोलन है स्वराज स्वशासन के लिए, वो किस तरह से बनता है। अगली व्याख्यान में हम इस की चर्चा और करेंगे। तब तक के लिए विश्राम चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।